Now we discuss about electrolytic chemistry, right? Electrolytic chemistry. This is one of the branch of electrochemistry. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को हमने दो पार्ट्स में, दो सब ब्रांचेस में डिवाइड किया था। इलेक्ट्रोकेमिकल, जिसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ा था। Now we discuss the second portion, that is electrolytic chemistry. अगर आपको याद आ रहा हो, इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में हमने आपसे बात की थी कि किस तरह से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिक एनर्जी में, वो हम इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में पढ़ते हैं। और वो डिवाइस जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, वो कहलाता है आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में अगर मैं आपको याद दिलाऊं, देखिए लेफ्ट में हम LHE और एज एनोड यूज करते थे एक हाफ सेल को, कैथोड यानी कि एज RH यूज करते थे। ये जिंक हाफ सेल मान लीजिए, जिसमें जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में जिंक मेटल की रॉड डिप्ड है। और ये कॉपर हाफ सेल है, जिसमें कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में कॉपर मेटल की रॉड डिप्ड है। इन दोनों को हम एक एक्सटर्नल वायर से कनेक्ट कर देते थे, जिसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता था एनोड टू कैथोड। और करंट का जो डायरेक्शन हुआ करता है वो अपोजिट होता है डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो जो करंट है वो मूव करेगा कैथोड टू एनोड, और जो कैथोड है वो कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज, और जो एनोड है वो कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में यहाँ पर हम सॉल्ट भी यूज किया करते थे फॉर द लॉन्गर लाइफ ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इसमें हम क्वार्टन पर लगाते थे, KCl अगार वगैरह। Now we come to electrolytic chemistry. नाम से समझ में आ रहा है, लिटिक मीन्स होता है टूटना, फिशन, ब्रेकिंग। तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस में कुछ टूटना, वो इलेक्ट्रोलिसिस कहलाएगा। और जो इलेक्ट्रोलिटिक केमिस्ट्री है, उसमें हम पढ़ेंगे कैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा, यानी किस तरह से इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। दैट वी डिस्कस इन इलेक्ट्रोलिटिक केमिस्ट्री। वो डिवाइस जो कि इलेक्ट्रिक एनर्जी को जो इलेक्ट्रिक एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देती है, वो कहलाएगा आपका इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल का जो कंस्ट्रक्शन है वो बहुत सिंपल है। क्या करना होगा, आपको एक वेसल में किसी भी सॉल्ट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, जैसे मान लीजिए आपने सोडियम क्लोराइड का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया, और उसमें 2 रॉड डिप कर दी प्लैटिनम की, जो कि यूज होंगे एज ए इलेक्ट्रोड्स। तो जो रॉड आपने लेफ्ट साइड में ली है, पॉजिटिव चार्ज ली है, उसको पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच किया, वो एनोड की तरह काम करेगा। और जो कैथोड है वो नेगेटिव चार्ज रहेगा। यहाँ पे रिवर्स है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का रिवर्स है। ये आपके सामने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी है, और ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल में किसी सॉल्ट सॉल्यूशन में 2 मेटल्स की रॉड डिप की जाती है, या प्लेटिनम की या किसी और सिल्वर की, या किसी भी मेटल की रॉड डिप करते, तो हमें एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल मिल जाता है।
इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड पॉजिटिव चार्ज और कैथोड नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में दो डिफरेंट मेटल रॉड्स दो डिफरेंट सॉल्ट सॉल्यूशंस में डिप की जाती है। यहाँ पर एनोड नेगेटिव चार्ज और कैथोड पॉजिटिव चार्ज। आपने देखा होगा चार्जिंग बैटरी की अपने आप से नहीं हो सकती, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस नहीं, जबकि जैसे ही चार्जिंग आप बंद करते हो बैटरी में केमिकल रिएक्शन होंगी और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाएगी। यानी कि आप कह सकते हो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है इसमें वर्क इज डन बाय द सेल होता है, और जब वर्क डन बाय द सेल होगा तो वर्क डन कैसा होगा, नेगेटिव। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो आपके पास इलेक्ट्रोलाइट है वो तब तक ब्रेक नहीं होगा जब तक आप उसमें करंट इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। Na पॉजिटिव एक्वस Cl नेगेटिव एक्वस ये अपने आप से नहीं टूटेगा। ये तभी होगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, यानी कि जो मोबाइल की बैटरी तभी चार्ज होगी जब आप इलेक्ट्रिक करंट को उसमें इंट्रोड्यूस करेंगे, पास करेंगे एक्सटर्नल सोर्स से, और तब वो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो आप पास कर रहे हो वो केमिकल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर आपको वर्क करना होगा सेल के ऊपर, और ऐसे केस में जो वर्क डन होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव। जितनी भी केमिकल रिएक्शंस हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो सब कैसी, स्पॉन्टेनियस है। मैंने आपको बताया था ये सेटअप आप खुद बना भी सकते हो। आप एक जिंक हाफ सेल बना लो, एक कॉपर हाफ सेल बना लो। जिंक हाफ सेल बनाने के लिए जिंक मेटल की रॉड को जिंक सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दो। कॉपर हाफ सेल बनाने के लिए कॉपर मेटल की रॉड कॉपर सल्फेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप कर दो, और उसे आज आप एक वोल्ट मीटर से कनेक्ट कर दो। आपको यहाँ पर 1.10 वोल्ट का करंट मिल जाएगा। यानी कि आपको कुछ करना नहीं है, जैसे आप कनेक्ट करेंगे वोल्ट मीटर से आपको करंट मिल जाने वाला है। यानी कि जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। जबकि ये जो लिसिस है ये 2 प्योर NaCl एक्वस Na पॉजिटिव एक्वस आयन में Cl नेगेटिव एक्वस आयन में, ये प्रोसेस कैसा है, ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ये तब तक नहीं होगा जब तक आप एक्सटर्नल सोर्स से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे। ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में सॉल्ट ब्रिज इज नॉट रिक्वायर्ड, लेकिन अगर आपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं किया तो सेल थोड़े समय वर्क करने के बाद फिर रुक जाए। तो ये कुछ बेसिक डिफरेंस है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में। इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज कंस्ट्रक्टेड बाय डिपिंग two metal rods in the same salt solution, whereas in electrochemical cell two different metal rods are dipped in two different salt solutions. In electrolytic cell, electric energy is converted to chemical energy. In electrochemical cell, chemical energy is converted to electric energy. In electrolytic cell, work is done on the system. Work done is positive for electrolytic cell, whereas for electrochemical cell, work is done by the cell, so work done is negative. Anode is positively charged in case of electrolytic cell, and cathode is negatively charged. Whereas in electrochemical cell, it is reverse. Anode is negatively charged and cathode is positively charged, और उसका reason आपको पता है। जो reactions है electrolytic cell में they are non-spontaneous. Until you will not pass the electric current, this reaction will not take place. लेकिन यहाँ जो reaction है कैसी spontaneous है, जैसी लाइट चली जाएगी तो इन्वर्टर के साथ जो बैटरी अटैच है उससे जाके आपको बताना नहीं पड़ेगा कि भाई लाइट चली गई आउटपुट दो। लाइट गई नहीं, उसने स्पॉन्टेनियसली केमिकल रिएक्शन वहां होगी और इलेक्ट्रिसिटी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। सॉल्ट ब्रिज की कोई रिक्वायरमेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में नहीं रहती, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में सॉल्ट ब्रिज की रिक्वायरमेंट होगी अगर आप चाहते हैं कि आपका सेल लंबे समय तक वर्क करे। इलेक्ट्रोलिसिस में आप पढ़ेंगे क्लास 12 में
फैराडेज लॉ पढ़ेंगे आप, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस फिजिक्स में भी पढ़ने हैं आपको, केमिस्ट्री में भी पढ़ने, बट इन क्लास 12। बट दिस टाइम इन फॉर 2021 the topic of Faraday's law has been reduced। तो इस बार क्लास 12 के बच्चों को भी वो नहीं पढ़ना है, but here we have to learn about the electrolysis product of certain aqueous solution that I am going to discuss one by one। Predict the products of electrolysis in each of the following। First case है आपका in aqueous solution of silver nitrate with silver electrodes, यानी कि सेटअप कुछ इस तरह का है। एक वेसल है, उसमें सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन ले लिया गया है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और उस एक्वस सॉल्यूशन में सिल्वर मेटल की जो रॉड्स हैं वो डिप कर दी गई। ये दोनों सिल्वर मेटल की रॉड्स हैं, एक एज ए एनोड यूज हो रहा है, एक एज ए कैथोड यूज हो रहा है, और यहाँ पर सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन जो है वो ले लिया गया। तो ये जो प्रॉब्लम आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये दोनों ही प्रॉब्लम क्लास 12 में बोर्ड में 2005 में आई। ये दोनों फर्स्ट और सेकंड पार्ट, जैसा क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिया हुआ है क्लास 11 में, सेम क्वेश्चन क्लास 12 में भी। तो एग्जामिनर ने ये सोच करके दे दिया कि बच्चे ने ये क्वेश्चन तो है दोनों बार पढ़ा है, 11 में भी 12 में, तो सब बच्चों को आंसर करना चाहिए। 2005 के बाद आज तक ये क्वेश्चन बोर्ड में नहीं आए, और पार्ट्स आ गए भूले भटके, एक आध छोटा मोटा करके उन्होंने पूछ लिया है, लेकिन एग्जामिनर जो है कुल मिलाकर के इस क्वेश्चन को पूछने की जरूरत, मैं कहूंगा हिम्मत नहीं कर पाया। क्या वजह उसकी मैं बताऊंगा, अभी सॉल्व करेंगे इसको। तो 2005 में जब ये क्वेश्चन आया तो लगभग 300 कॉपीज मैंने बोर्ड की चेक की थी, इवैल्यूएट की थी, और उसमें से हार्डली 3 बच्चों ने इस क्वेश्चन को 90% करीब सही लिखा, और किसी भी एक सिंगल बच्चे ने इस क्वेश्चन को परफेक्ट तरीके से नहीं लिखा। जबकि यही प्रॉब्लम क्लास 11 में भी है, 12 में भी सेम प्रोडक्ट, सेम रिएक्टेंस, बिल्कुल दिखतो, कोई डिफरेंस ही नहीं है। तो क्यों कोई बच्चा इसको नहीं लिख पाया, उसका रीजन आपको देखिए अभी समझ में आएगा। जो हमारे बहुत अच्छे बच्चे थे, हमारे का मतलब जिस स्कूल के थे, जिनकी कॉपी मैंने चेक की, वो बच्चे इतना लिख पाए नहीं। सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन क्योंकि ये है, तो जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो ये आयनाइज हो जाएगा Ag पॉजिटिव एक्वस और NO3 नेगेटिव एक्वस आयंस में। ये रिएक्शन लगभग सभी बच्चों ने लिखी, लगभग जो बहुत ही बेचारे हमारे वीक बच्चे थे उन्होंने नहीं लिखा, वरना ये क्वेश्चन सबने लिखी लगे, क्योंकि ये सॉल्यूशन एक्वस है, इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिसिटी पास करने पर जो वाटर है वो भी आयनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव एक्वस एंड OH नेगेटिव एक्वस आयंस। ये रिएक्शन भी लगभग मान के चलो 30% बच्चों ने ही लिखी, 30% बच्चों ने लिखी, और इससे कम नहीं लिखी होगी, वाटर का इलेक्ट्रिसिटी नहीं लिखा है, ये सबने लिखा है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में जो सिल्वर नाइट्रेट का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, इसमें 2 कैटायंस आ गए और 2 एनायंस आ गए। Ag पॉजिटिव H पॉजिटिव कैटायंस आ गए और NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव एनायंस आ गए। अब शुरू हो गई लड़ाई कि कौन जाएगा।
तो देखिए एट एनोड, एनोड पर पहले मैं कैथोड की रिएक्शन लिख के दिखाता हूँ आपको। एट कैथोड, कैथोड पर जाने वाले दो कैटायंस हैं यहाँ पर, एक Ag पॉजिटिव और एक H पॉजिटिव। अब इन दोनों कैटायंस में से कौन सा कैटायन कैथोड पर तेजी से मूव करके पहुंच जाएगा, ये बात एक टर्म है जिसे हम बोलते हैं डिस्चार्ज पोटेंशियल। क्या बोलते हैं? वो डिसाइड करेगा। डिस्चार्ज पोटेंशियल है क्या, वो समझ लेते हैं। डिस्चार्ज पोटेंशियल वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है जो किसी भी आयन को अपना चार्ज यूज करने के लिए चाहिए। Discharge potential is the required amount of potential which is needed by an ion to lose its charge। सीधे सीधे बात करें तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी सोल्यूशन में पास करेंगे, उसको उतना पोटेंशियल मिल जाएगा और वो पहले तेजी से अपना चार्ज लूज कर देगा, दूसरा कैटायन थोड़ा देर से वो काम करेगा या ना के बराबर करेगा। तो यहाँ कैथोड पर Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव में से कौन सा आयन जाएगा, ये बात इन आयंस के डिस्चार्ज पोटेंशियल तय करती है। डिस्चार्ज पोटेंशियल कहीं कहीं आप रिडक्शन पोटेंशियल से कोरिलेट करके समझ सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं आपको बात समझ में नहीं भी आएगी, तो बिल्कुल आप अलग ही मान के चलिए। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि Ag पॉजिटिव और H पॉजिटिव में Ag पॉजिटिव हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल ऐसा लिखना चाहिए, डिस्चार्ज पोटेंशियल ऑफ Ag पॉजिटिव आयन इज लोअर देन H पॉजिटिव। क्योंकि Ag पॉजिटिव का डिस्चार्ज पोटेंशियल H पॉजिटिव आयन से कम है, इसलिए Ag पॉजिटिव आयन कम पोटेंशियल से, कम इलेक्ट्रिसिटी के अमाउंट से ही अपने चार्ज को लूज करने की पोजीशन में होगा। और क्योंकि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है तो Ag पॉजिटिव आयन जो है वो तेजी से कैथोड पर मूव करेगा और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके सॉलिड सिल्वर की फॉर्म में कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ आ गया अभी सिल्वर मेटल की रॉड है, उसी में सिल्वर डिपॉजिट हो गया। यानी कि एक तो प्रोडक्ट हमें पता चल गया, सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड। अब बात आती है एनोड पर क्या होगा। एनोड पर भी बात वही है, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम वो तेजी से मूव कर जाएगा एनोड पर और अपना चार्ज यूज करके जो भी प्रोडक्ट बनाएगा वो देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे दो आयंस है आपके पास, NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव। तो इन दोनों का डिस्चार्ज पोटेंशियल किसका कम होगा अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन आगे के लिए आपको याद रखना होगा, क्योंकि जब एग्जाम में क्वेश्चन आया था तो डिस्चार्ज पोटेंशियल का कोई जिक्र नहीं था, ना रिडक्शन पोटेंशियल दिए हुए थे। तो देखिए आप यहाँ पर NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव में जो OH नेगेटिव आयन है उनका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, लेकिन इट इज अ स्पेशल केस। ये एक स्पेशल केस है साहब। स्पेशल केस इसलिए हो गया क्योंकि सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में सिल्वर मेटल की रॉड ही डिप्ड है, यानी कि ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल तो है ही है, साथ में ये एक हाफ सेल की तरह भी काम कर रहा है। ये स्पेशल केस है।
यहाँ पर सिल्वर मेटल की रॉड सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सोल्यूशन में डिप्ड है, तो भाई क्या हो गया, सिल्वर हाफ सेल तो हो गया। तो ये स्पेशल केस है। तो यहाँ पर एनोड पर NO3 नेगेटिव और OH नेगेटिव में से कोई सा भी आयन एनोड पर नहीं जाएगा, स्पेशल केस है दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ये बात किसी बच्चे ने नहीं लिखी उस समय। दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल acts as a silver half cell because silver metal rod is dipped in silver nitrate aqueous solution। और मैंने आपको बताया था जो हाफ सेल्स होते हैं उनमें जो रिएक्शंस होती है वो कैसी होती है, रिवर्सिबल होती हैं। और इसीलिए जो ये सिल्वर मेटल की रॉड एज ए एनोड यहाँ पर प्रेजेंट है, ये सिल्वर मेटल की रॉड एक इलेक्ट्रॉन लूज करके Ag पॉजिटिव एक्वस आयन की फॉर्म में सॉल्यूशन में आ जाएगा। यानी कि जितना सिल्वर सॉल्यूशन में से कैथोड पर डिपॉजिट हो रहा था, उतना ही सिल्वर एनोड से कहा जाएगा सॉल्यूशन में, क्योंकि रिएक्शन कैसी होती है, रिवर्सिबल होती है। तो ये एक स्पेशल केस है। और यहाँ पर एनोड पर ना तो NO3 नेगेटिव और ना ही OH नेगेटिव आयंस मूव करेंगे एनोड पर। क्या होगा, ये एक स्पेशल केस है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के साथ साथ ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है, इट आल्सो एक्ट एज अ सिल्वर हाफ सेल, क्योंकि सिल्वर मेटल की जो रॉड है वो सिल्वर नाइट्रेट के एक्वस सॉल्यूशन में डिप्ड है। इसलिए जो सॉल्यूशन में से कंसंट्रेशन Ag पॉजिटिव आयन की कम हुई है, तो कैथोड पर डिपॉजिट हो गया सिल्वर की फॉर्म में, वो कंसंट्रेशन मेंटेन करने के लिए सेम अमाउंट ऑफ सिल्वर will appear in solution in form of Ag positive ion from anode। और लास्ट बात क्या बताएंगे हम, लास्ट बात ये बताएंगे कि अब आयन जो बचे कौन कौन से बचे, H नेगेटिव, OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव। तो ये जो OH नेगेटिव है और H पॉजिटिव है, NO3 नेगेटिव, ये आपस में कंबाइन करके वाटर बना लेंगे, ये HNO3 बना लेगा H पॉजिटिव वाला। यानी कि जो सोल्यूशन है, अल्टीमेट जो सोल्यूशन है, फाइनल सोल्यूशन, दैट will be slightly acidic, due to the formation of HNO3। ये H पॉजिटिव आयन और जो NO3 नेगेटिव आयंस प्रेजेंट है सोल्यूशन में, ये आपस में कंबाइन करके HNO3 बना लेंगे। अब क्योंकि OH नेगेटिव भी आयंस भी हैं, तो ये थोड़ा सा उसको अपोज भी करेंगे, तो ये स्लाइटली एसिडिक सोल्यूशन आपको मिल जाएगा। यानी कि आपके जो प्रोडक्ट आप ऐसा लिखोगे, सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड same amount of silver will appear in solution from anode and the medium of solution will be slightly acidic। तो ये बात तो बहुत ही कम बच्चों ने लिखी स्लाइटली एसिडिक वाली, क्योंकि H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव आयन जो अवेलेबल है, ये कंबाइन करके HNO3 फॉर्म कर लेंगे। OH नेगेटिव इसका जो एसिडिक करेक्टर थोड़ा सा कम करेंगे, इसलिए स्लाइटली एसिडिक लिखा, वरना HNO3 स्ट्रॉन्ग एसिड है, इसलिए इसको स्लाइटली एसिडिक हमने बताया। ठीक है, अब हम सेकंड केस के लिए जाएंगे, विच इज एन एक्वस सॉल्यूशन सिल्वर नाइट्रेट विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। ये दोनों ही क्वेश्चन एक साथ आए थे बोर्ड में। तो देखिए इस बार कैसा कॉम्बिनेशन, इस बार जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है उसमें सिल्वर नाइट्रेट का एक्वस सॉल्यूशन है और उसमें सिल्वर की रॉड इस बार डिप्ट नहीं है। इस बार रॉड किसकी डिप्ट है, प्लैटिनम की रॉड डिप्ट है। देखिए ये प्लैटिनम की दो रॉड्स आ गई, ये एनोड और ये आपका कैथोड हो गया। ठीक है ना, तो आप देखिए ये रिएक्शन तो यही वाली होंगी सेम, ध्यान से देखेंगे सब बच्चे, ये रिएक्शन तो यही होगी, ये यहाँ पर भी यही होगी। फर्स्ट रिएक्शन यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम। सेकंड रिएक्शन क्योंकि सॉल्यूशन एक्वस है तो ये रिएक्शन भी यहाँ पर सेम होगी। ये आप ऐसे देखोगे दोनों रिएक्शन, हाँ
कैथोड, कैथोड भी बिल्कुल सेम राइट लिखोगे हम, जो आयंस है यहाँ पर वो भी सेम ही है। ये चार्ज पोटेंशियल Ag पॉजिटिव आयन का कम होगा देन द H पॉजिटिव आयन, इसलिए Ag पॉजिटिव आयन तेजी से कैथोड पर मूव करके यहाँ पर सिल्वर की फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएंगे। सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, ये भी ठीक है। क्या इस बार ये हाफ सेल है? इस बार ये हाफ सेल नहीं है, इस बार ये हाफ सेल की तरह काम नहीं कर रहा है, इस बार तो प्लैटिनम की रॉड है भाई। इस बार रॉड किसकी है? प्लैटिनम की रॉड से, और सोल्यूशन किसका है? सिल्वर नाइट्रेट का, तो ये हाफ सेल नहीं है इसमें। तो यहाँ पर अब डिसाइड करना पड़ेगा कि जो एनाइंस है OH नेगेटिव और NO3 नेगेटिव में से कौन जाएगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ OH नेगेटिव हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, अभी मैंने आपको बताया। अब आगे आपको याद रखना होगा क्योंकि जो प्रॉब्लम्स आई हैं उसमें डिस्चार्ज पोटेंशियल के बारे में कुछ भी जिक्र नहीं था, वहां बच्चों को खुद ही लिखना था। देन NO3 नेगेटिव, तो कौन जाएगा भाई एनोड पर जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या हो? कम हो। कौन है? OH नेगेटिव। तो OH नेगेटिव आयन एनोड पर मूव करके, मैं बैलेंस रिएक्शन लिखने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ, 4 OH नेगेटिव मैंने ले लिए, 4 इलेक्ट्रॉन विल बी लूज और ये वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा और डाई ऑक्सीजन गैस जो है वो लिबरेट हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर एनोड पर आपको डाई ऑक्सीजन गैस के जो बबल्स हैं वो दिखेंगे रिलीज होते हुए। यानी और देखें आप, अब OH नेगेटिव आयन कंज्यूम हो गए, कौन कौन सा आयन बचे सोल्यूशन के अंदर? H पॉजिटिव, वो कहीं नहीं गए, और NO3 नेगेटिव। तो सोल्यूशन विल बी कैसा? हाईली एसिडिक। बात तो OH नेगेटिव कंज्यूम हो गए ना, वो तो कहाँ पहुंच गए? क्या एनोड पर पहुंच गए, तो सोल्यूशन विल बी हाईली एसिडिक। यानी कि इसके जो प्रोडक्ट हैं उसको आपको कैसे लिखेंगे? सिल्वर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड, बिल्कुल ऐसी रिएक्शन लिखोगे, and dioxygen is liberated at anode, and the medium of solution will be highly acidic due to the formation of nitric acid which is a strong acid। ये बात ही बहुत कम बच्चों ने लिखी। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कितना इसमें डाटा चाहिए था और परफेक्शन के साथ इसमें लिखना था। एग्जामिनर ने इसलिए पूछ लिया कि भाई 11th में ही बच्चों को पढ़ाया, 12th में ही पढ़ाया, तो ये तो कम से कम बच्चे आंसर करें। और मैंने बताया 300 कॉपीज में हार्डली 3 बच्चों ने कुछ आसपास लिखा, जो यहाँ हमने बात की आसपास, वरना कुछ ना कुछ छोड़ ही दिया। किसी ने मीडियम नहीं बताया, तो यहाँ क्या अटक गया, यहाँ तो बच्चों ने बहुत ही अटके। हाँ, ये रिएक्शन काफी बच्चों ने लिखी, वाली ये वाला, ये रिएक्शन काफी बच्चों ने, कैथोड की जो रिएक्शन है ये लगभग सभी बच्चों ने सही लिखी थी। तो अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम ले लेते हैं, देखिए। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज a dilute solution of H2SO4 is electrolyzed by using platinum electrodes। H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन है और उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जा रहा है by using platinum electrodes। ये H2SO4 का एक्वस सोल्यूशन है, इसको प्लैटिनम के इलेक्ट्रोड यूज करके इलेक्ट्रोलाइज किया गया। इसमें आप देखेंगे जब ये H2SO4 आप इलेक्ट्रिक करंट जब पास करेंगे तो ये H2SO4 इलेक्ट्रोलिसिस में जाएगा और ऐसा होने पर ये आयनाइज हो जाएगा H पॉजिटिव एक्वस आयन प्लस SO4 2 नेगेटिव आयंस में। दूसरी इक्वेशन में क्या लिख सकता हूं, क्योंकि वाटर यहाँ पे रहेगा तो वो भी इलेक्ट्रोलाइज होगा, ये भी आयनाइज होगा H पॉजिटिव एक्वस आयन में और OH नेगेटिव एक्वस आयन में। अब बात वही आके अटक गई, नहीं यहाँ नहीं अटकी। देखिए यहाँ तो जो कैथोड है
यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहाँ तो दोनों भाई भाई हैं, यहाँ तो सेम ही आयंस है, H पॉजिटिव, यहाँ तो डिस्चार्ज पोटेंशियल जानने की जरूरत ही नहीं है, यहाँ तो जाहिर सी बात है H पॉजिटिव आयंस ही जाएंगे, है ना। तो एट कैथोड H पॉजिटिव आयंस विल मूव to cathode and after gaining two electron loses their charge and liberate dioxygen gas at कैथोड। तो कैथोड ये एनोड है आपके पास और ये कैथोड है, यहाँ पे आपको डाई हाइड्रोजन गैस के बबल्स जो है वो लिबरेट होते हुए ऑब्जर्व होंगे। अब हम देखते हैं एनोड पर क्या होगा। एनोड पर कौन कौन से आयंस है, SO4 2 नेगेटिव और OH नेगेटिव। यहाँ पे पता करना होगा किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। अभी कौन बताएगा, अभी कौन बताएगा किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है? मैं बताऊंगा, घबराओ नहीं, मैं बताऊंगा इस समय, लेकिन आगे के लिए आप याद रखिए। सो एट एनोड क्या होगा, OH नेगेटिव हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन SO4 2 नेगेटिव, lower discharge potential then SO4 2 नेगेटिव। तो देखिए कौन जाएगा, कौन जाएगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम उसको ज्यादा पोटेंशियल मिलेगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, तेजी से अपना चार्ज लूज कर देगा। बैलेंस लिखने के लिए फिर मैंने इक्वेशन को ऐसे ले लिया, अभी जैसे लास्ट वाले केस में हमने लिखा था, 4 इलेक्ट्रॉन ये लूज करेगा, वाटर में डिकम्पोज हो जाएगा और डाई ऑक्सीजन गैस जो है वो आपको लिबरेट होती दिखाई पड़ेगी एट एनोड, यानी कि एनोड पर आपको डाई ऑक्सीजन गैस के बबल्स लिबरेट होते हुए दिखाई पड़ेंगे, ठीक है। और सोल्यूशन कैसा होगा, सल्फेट आयन के थोड़ा बहुत एसिडिक हो सकता है, बहुत रेयर, ठीक है। तो फिलहाल क्या आंसर लिखेंगे, डाई हाइड्रोजन इज लिबरेटेड एट कैथोड एंड डाई ऑक्सीजन इज लिबरेटेड एट एनोड, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें कॉपर क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन ले लिया गया है और इलेक्ट्रोड किसके दिए गए हैं, प्लेटिनम के। प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड सभी लोगों को पसंद है, ज्यादा प्लेटिनम के इलेक्ट्रोड यूज हो रहे हैं, अच्छा कंडक्टर है, इनर्ट मेटल है ना, इसलिए यूज कर रहे हैं इसको। तो ये एनोड और ये कैथोड। और अब देखिए क्या होगा पहला रिएक्शन, CuCl2 एक्वस, जब इलेक्ट्रोलिसिस होगी, और अब लिखेंगे इलेक्ट्रोलिसिस, जब इलेक्ट्रिक करंट पास करेंगे तो ये टूट जाएगा, आयनाइज हो जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में आयंस में टूटना इलेक्ट्रोलिसिस, कॉपर 2 पॉजिटिव एक्वस आयन और 2Cl नेगेटिव एक्वस आयन में टूट जाएगा। अब क्योंकि सॉल्यूशन एक्वस है तो जल भी प्रेजेंट होगा, वाटर रहा होगा, वो भी आयनाइज होगा, H पॉजिटिव एक्वस प्लस OH नेगेटिव। अब तय करना होगा कि कौन जाएगा कैथोड पर। दो महारथी आ गए यहाँ पर, कौन कौन से, कॉपर 2 पॉजिटिव और H पॉजिटिव। तो आपको अगर याद हो, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल होता था 0.34 वोल्ट और हाइड्रोजन का लेते थे 0.0, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो रिड्यूस होगा। तो फिलहाल डिस्चार्ज पोटेंशियल से भी कनेक्ट कर सकते हैं और जैसे मैं आपसे स्टार्टिंग में कह रहा था रिडक्शन पोटेंशियल से भी कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हर जगह ये बात नहीं बन पाएगी, तो आप डिस्चार्ज पोटेंशियल से ही चलेंगे। तो किसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा, कॉपर 2 पॉजिटिव। कॉपर 2 पॉजिटिव हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल, हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल देन H पॉजिटिव आयंस, ठीक है ना। तो कौन जाएगा, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है वो जाएगा पहले। चला गया कॉपर 2 पॉजिटिव तेजी से भाग के और वहां जाकर के 2 इलेक्ट्रॉन पकड़े और Cu सॉलिड की फॉर्म में कैथोड पर डिपॉजिट हो जाएगा, ये डिपॉजिट हो गया, कॉपर डिपॉजिट हो गया कैथोड पर। अब बारी किसकी आती है, एनोड। एनोड पर भी वही घमासान है, दो डिफरेंट आयंस Cl नेगेटिव OH नेगेटिव, जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कौन बताएगा, कौन बताएगा, हाँ मैं बताऊंगा बिल्कुल। अभी आगे के लिए आप याद रखेंगे, तो Cl नेगेटिव हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल
हैज लोअर डिस्चार्ज पोटेंशियल। डिस्चार्ज पोटेंशियल वो रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है जो किसी भी आयन को अपना चार्ज लूज करने के लिए चाहिए। तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो आयन कम पोटेंशियल से, कम इलेक्ट्रिसिटी से अपना चार्ज लूज करने की पोजीशन में रहता है। तो यहाँ पे Cl नेगेटिव है, ड्यू डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है OH नेगेटिव से, तो Cl नेगेटिव आयन तेजी से मूव कर जाएगा एनोड पर और 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके क्लोरीन गैस की फॉर्म में लिबरेट हो जाएगी। यहाँ पे आपको क्लोरीन गैस के बबल्स लिबरेट होते हुए दिखाई पड़ेंगे, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट हो गया कॉपर इज डिपॉजिटेड एट कैथोड एंड क्लोरीन इज लिबरेटेड। गैस तो लिबरेट होगी, गैस को डिपॉजिट मत कर देना, गैस इज लिबरेटेड एट एंड। तो आप समझ गए होंगे ये क्वेश्चन 2005 के बाद अभी तक क्यों नहीं आया। और भी बहुत से हो सकते हैं, लेकिन एग्जामिनर ने फिर भी नरमी बरती, वही क्वेश्चन दी जो 11th और 12th में दोनों बार एनसीईआरटी में प्रिंट किए हुए इन्होंने। इसके बावजूद भी बच्चा नहीं लिख रहा है, ठीक है, क्योंकि बात वही है 11th में जब टीचर ने पढ़ाया तो बच्चे ने सोचा 12th में कर लूंगा। 12th में बच्चा जब पहुंचा तो टीचर ने सोचा कि भाई ये तो बच्चा 11th से पढ़ के ही आया होगा तो उसको छोड़ देते हैं, बच्चा कर लेंगे खुद ही। और एग्जाम में इसलिए पूछ लिया कि ये एक ऐसा क्वेश्चन है बच्चे ने 11th में भी पढ़ा 12th में भी पढ़ा, तो कम से कम बच्चों को ये तो आता ही होगा। तो सबकी सोच अपनी जगह ठीक है, लेकिन नुकसान किसका है, बच्चे का। चलिए ये बात आपने अगर समझ ली तो आप अभी इसको तैयार कर लें। और भी कई तरह के केस हो सकते हैं, देख लीजिए आप कौन कौन साइन बचे, H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बचे। ये तो दोनों मिलके बेचारे न्यूट्रल ही बना सकते हैं, है ना, तो लगभग लगभग न्यूट्रल ही रहेगा सोल्यूशन, ऑलमोस्ट न्यूट्रल। इसका ऊपर वाले में आप देखिए सल्फेट आयन है, एसिडिक रहेगा, एसिडिक रहेगा, जी जी एसिडिक रहेगा, SO4 नेगेटिव आयन है। हाँ हाँ, कुछ H पॉजिटिव आयन अगर अवेलेबल होंगे तो एसिडिक रहेगा सल्फेट की वजह से।